नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ ही मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा और मुंबई स्टूडियो से प्रियंका उपल आनंद। बाजार में लगातार 5 सत्र की अच्छी तेजी के बाद नए सीरीज की जो शुरुआत हुई है जनवरी सीरीज की थोड़ी सी सुस्ती के साथ हुई है। प्रॉफिट टेकिंग हम देख रहे हैं, 82 अंक नीचे इस वक्त निफ्टी आपको दिखेगा 21,700 के आसपास कर रहा है कारोबार। और निफ्टी बैंक की बात करें तो थोड़ी सी कमजोरी और गहरा सी गई है, 350 अंक अब कमजोर आपको दिखेगा निफ्टी बैंक। हालांकि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर आपको तेजी दिखेगी। ऑटो इंसलरी में आज तेजी है, कंजम्पशन वाले शेयर भी ठीक कर रहे हैं। और आज निफ्टी के टॉप 3 गेनर सारी की सारी टाटा ग्रुप की कंपनीज हैं, टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील। टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर में 4% के आसपास की तेजी है, टाटा स्टील 1% ऊपर कारोबार कर रहा है। लेकिन दूसरी ओर सरकारी बैंक ये थोड़े प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं बाजार पर। ओएमसीज और आईटी स्टॉक्स में इन्फोसिस और टेक महिंद्रा के शेयर से आज हम प्रेशर देख रहे हैं। और प्राइवेट बैंकों में इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक आज बाजार को आज थोड़ा सा नीचे खींचने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब बचा हुआ सत्र 1 घंटे का है। वायदा बाजार से किस तरह संकेत मिल रहे हैं और क्या करना चाहिए आपको? क्या आज पोजीशन लेके आपको जाना चाहिए अगले हफ्ते के लिए? ये सब समझेंगे। डिम्पी बताइए कि क्यूज क्या है अभी, अगर हम एफएनओ की बात करें तो। देखिए अभी तो आप एंजॉय कीजिए, नए साल की छुट्टियां मनाइए। बाजार ने ताबड़तोड़ तेजी दिखाई हुई है, 2 महीनों के अंदर करीब 12% का रिटर्न दे दिया और ये एफडी से भी ज़्यादा है, पूरे साल की एफडी से भी। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इंडाइसिस में तो ज़्यादा सोचना नहीं होता ना। इंडाइसिस तो देश का इंडाइसिस है, वो निफ्टी मतलब देश की टॉप 50 कंपनीज। फिर कोई ज़्यादा चले कम चले उसकी बात अलग होगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ इंडाइसिस पे भी पैसा लगाया है या लगा रखा था तो आपके पास गेन काफ़ी शानदार आए हैं। ये क्या रिपीट टेलीकास्ट होगा, इसको लेकर मेरे थोड़ा सा डाउट है। ऐसा नहीं कि बाजार के अंदर रिदम कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन बाजार के अंदर चर्निंग होगी। ये चर्निंग शेयर्स में भी होती है, सेक्टर्स में भी होती है और लोगों में भी होती है। जो बाहर रह गए उनको अंदर आना, जो अंदर आ गए उनको बाहर भी तो जाना है। तो वो चर्निंग लोगों में भी होगी, वो अकाउंट्स में भी होगी। तो इसलिए उसको एक समय चाहिए होता है। वो समय कई बार 10 दिन का होता है, कई बार 1 महीने का होता है। इसी समय को कई लोग इसको कंसोलिडेशन कहते हैं, कई लोग इसको प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं, कई लोग इसको कहते हैं कि मार्केट का थोड़ा ठहराव है, चर्निंग हो रही है। आप जिस नाम से मर्जी पुकारें, जैसे कन्हैया के कई नाम हैं, ऐसे मार्केट के भी उतार चढ़ाव के कई नाम हैं। इसको नाम अलग अलग संज्ञा दी जा सकती है। कुल मिला के ट्रेंड मार्केट का पॉजिटिव है। ज़्यादातर चीज़ें अच्छी आई हैं जैन मंथ के अंदर, जैसे रोल ओवर अच्छा आया, एफआईएस का कॉन्फिडेंस आया, अच्छा मार्केट का रिटर्न आया। बस एक चीज़ नहीं आई अच्छी, जो जैन के अंदर मुश्किल कर सकती है, वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। वो अच्छा नहीं आया क्योंकि वो ऑलरेडी इतना चल चुका है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनका स्विंग में बिलीव है, और जिनका 5 साल 10 साल का बिलीव है उनकी तो कैलकुलेशन ही नहीं है। उनको तो रोज़ टीवी भी नहीं देखना चाहिए, उनको तो कभी कभार चीज़ें समझ लें और उसके बाद आगे आ जाएं। तो इसलिए स्विंग ट्रेडर्स के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन वो बात अलग है। खैर, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, ग्लोबल मार्केट और एफआईएस की बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। उसमें डीआईज ने सपोर्ट का काम किया है। इन दोनों में कोई भी ठहराव आएगा तो शुरुआती झटके ज़रूर लगेंगे, ये प्रॉफिट बुकिंग के झटके हो सकते हैं। तो इसलिए ग्लोबल और एफआईएस को आप रोज़ के रोज़ चेक करें। कल 70% लॉन्ग हो चुका है और हमने कई बार आपके सामने नोटिस करवाया कि एफआईएस टिपिकली इंडिया में 80-82% तक लॉन्ग चले जाते हैं, क्योंकि आने वाला साल चुनावी है और अर्निंग का सीज़न है, इसलिए शायद वो इतना बाय ना करें। तो 5 से 10% उनकी बाय और भी आ सकती है, लेकिन बाजार में शायद कंसोलिडेशन के दिन आने शुरू हो रहे हैं। तो इसकी पहली झलक आज थोड़ी थोड़ी आपको मार्केट दिखाने की कोशिश कर रहा है। सेल करने के क्या सिग्नल आ गए, उसका जवाब है ना, उसके लिए ज़रूर रुकना चाहिए। तो आप अपने प्रॉफिट्स बुक के बारे में सोचें, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, या किसी भी डिप में एंटर करने के बारे में सोचें। और जो भी सोचें वो 1:1 के हिसाब से सोचें, और जिनके पास पुराना है उनको सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के एंजॉय करना है। अब तीनों मेहमान हमारे साथ हैं, ज़्यादा समय लेंगे नहीं। उन तीनों मेहमानों को मैं जरा बता देता हूँ कौन कौन है, फिर प्रियंका उनसे सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी। गौरांग शाह हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आदित्य अरोड़ा हमारे साथ हैं, जो काफ़ी अच्छे से ढूंढते हैं शेयर्स वगैरह। इसके अलावा राजेश पालवी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश सर काफ़ी दिनों बाद आए, इसलिए शिकायत भी है और एक रिक्वेस्ट भी है कि आप रेगुलर और जल्दी जल्दी आया कीजिए। राजेश जी, आपको हम इतनी छुट्टी हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते आपकी इतनी छुट्टी स्क्रीन पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आज समय देने के लिए। और आज हम आखिरी शो आपके साथ कर रहे हैं 2023 का। गलत फहमी ना पालिएगा, 2024 में भी हम आपको इसी तरह से डिस्टर्ब करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, ताकि आपकी इंटेलिजेंस हमारे काम आ जाए। प्रियंका जी, अब आप शुरू कर सकते हैं।
चलिए, जब डिम्पी ने इतनी बात कर ही दी है तो आज राजेश के साथ ही शुरुआत करते हैं। बात तो सही है, राजेश भी बहुत दिन बाद आए हैं और गौरांग भी बहुत दिनों के बाद आए हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्विकली एक बार पहले टेक्निकल लेवल समझ लेते हैं, फिर गौरांग से बाजार पर उनका नजरिया भी समझेंगे, आदित्य की टॉप बेट्स भी जानेंगे। राजेश, गुड आफ्टरनून। कैसे देख रहे हैं आप इस वक्त टेक्निकल लेवल्स को? ऑफकोर्स बाजार चाहे कुछ भी हो, वो बॉट हो, एफआईज की पोजीशन अभी भी बता रहे थे कि 80% तक वो लॉन्ग जाते हैं, तो कितना कंफर्ट आपको यहाँ से दिख रहा है लॉन्ग्स को कैरी करने में? आप इंडेक्स को कैसे ट्रेड कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट का ओवरऑल टेक्सचर तो बुलिश ही है। जरूर आज साल का आखिरी दिन है, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग या हम बोले सीरीज का पहला दिन है, तो थोड़ा सा मार्केट में एक जिसको हम बोल सकते हैं कि सेक्टोरल रोटेशन या चर्निंग या पोजीशन का एडजस्टमेंट, वो सारी चीजें हमें आज के सेशन में देखने को मिल रही है। अगर ओवरऑल देखें तो रोल ओवर भी पॉजिटिव साइड पे ही हुए। निफ्टी में देखें तो लास्ट 3 मंथ 6 मंथ रोल ओवर एवरेज के हायर साइड पे हुए हैं, और ऑलमोस्ट अगर हम देखें डेटा में तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें करीब 31 लाख शेयर्स का एडिशन रोल ओवर डेटा में देखने को मिला है निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो दिखाता है कि लॉन्ग साइड की पोजीशन यहाँ पे रोल होते हुए दिखी। और स्टॉक्स में भी देखे, F&O यूनिवर्स में तो ऑलमोस्ट 50% स्टॉक्स में देखे तो लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे क्लियरली बनते हुए दिखा है। ये एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए, और हमें लगता है कि यहाँ से फर्दर तेजी का ही माहौल देखने को मिलेगा। और हो सकता है हम बहुत जल्द, हो सकता है यार अगले वीक, पहले वीक जनवरी के वीक में 2024 के पहले वीक में ही हम हो सकता है 22,000 के लेवल को भी क्रॉस करते हुए दिखे निफ्टी में। और यहाँ पे जो डेटा बने हुए उसके हिसाब से जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो है करीब 21,600 21,550 के। जब तक ये लेवल नहीं टूटेंगे, छोटी मोटी गिरावट या छोटे मोटे डिप जो मिल रहे हैं उसमें एक बाइंग की पोजीशन ही रखनी है। मेजर शॉर्ट कवरिंग जो बनेगी वो बनेगी 21,850 के ऊपर, और वहां से हम फिर 22,000 के लेवल को भी क्रॉस करते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर भी बुलिश है। आज के डेटा को देखें और ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो बैंक निफ्टी में 48,100 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया स्पॉट पे, इसको अगर हम होल्ड आउट रखेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे टुवर्ड्स क्लोजिंग हो सकता है कि बैंक निफ्टी में एक उछाल देखने को मिले और बैंक निफ्टी 48,400 48,500 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखे। और हमें लगता है कि अगले वीक बैंक निफ्टी के टारगेट हो सकता है हम 48,900 49,000 की तरफ देखने को मिले। तो यहाँ पे भी ट्रेड सेटअप बुलिश ही है बैंक निफ्टी का। ठीक है, बैंक निफ्टी का ट्रेड सेटअप काफी बुलिश दिख रहा है। तो इस वक्त इंडेक्स पे अब भी इतनी तेजी होने के बाद भी लॉन्ग्स की ही सलाह हमारे एक्सपर्ट्स की आ रही है। ठीक है, ये तो एक टेक्निकल चेक हुआ। क्विकली गौरांग से भी समझते हैं। गौरांग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत दिन बाद आप भी आए। 2023 का ये आखिरी ट्रेडिंग सेशन भी है। 2024 के लिए आप आउटलुक क्या लेकर चल रहे हैं हमारे व्यूअर्स के साथ जो शेयर करेंगे? धन्यवाद प्रियंका जी, आपका और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो सबसे पहले तो नए वर्ष 2024 की आपको, डिम्पी को, अभिषेक को, पूरे 80 नाउ स्वदेश की टीम, मंच पर उपस्थित महानुभाव और सभी दर्शकों को हमारी कंपनी जियोजित और हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और परमात्मा से प्रार्थना है कि आपका स्वास्थ्य बना रहे। उम्मीद तो बहुत सारी है प्रियंका जी 2024 से, लेकिन थोड़ा बहुत अनुमान ये भी है कि पहले आधे हिस्से में 2024 के जनवरी 2024 से लेकर के शायद मई जून 24 तक थोड़ी उठापटक वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है। तीसरी तिमाही के नतीजे का आगाज होगा दूसरे हफ्ते में जनवरी 2024 में। उसके पश्चात बजट पेश किया जाएगा माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी। ज्यादा फेरबदलाव होने की संभावना कम है क्योंकि बजट ऑन अकाउंट होगा, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा, लेकिन जो आवश्यक चीजों में बदलाव करना है और जो नई चीजें लानी है वो आएगी। उसके बाद तीसरी तिमाही, चौथी तिमाही के नतीजे और उसके पश्चात लोकसभा के चुनाव। हर एक गिरावट में खरीदारी की पहले तो राय है, और हमारा अनुमान यह कहता है कि इस वर्ष जैसे हमने करीबन 20% का रिटर्न देखा है सेंसेक्स निफ्टी में, उसकी तुलना में शायद 2024 में एक बहुत ही कॉन्जर्वेटिव अगर रिटर्न का अनुमान में लगा सकूं तो वो है 12 से 15% जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक। खाली एक ही है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और नेचुरल डिजास्टर्स या फिर कैलामिटी, इस प्रकार की चीजों पर अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रार्थना तो यही रहेगी कि ऐसा कुछ देखने ना मिले 2024 में, और अगर ऐसा ही होता है तो शायद ये जो रिटर्न की मैंने औसतन दर बढ़ाई है
वो ऊपर की तरफ जा सकती है। अच्छे क्षेत्र पर, अच्छी कंपनियों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। और सभी दर्शक मित्र और निवेशकों के एक अनुमान है कि ये जो गूगल और व्हाट्सएप विश्वविद्यालय है, जहां पर आपको बेतुकी जानकारी मिलता है बिना किसी बुनियाद के, उससे दूर रहे। ठीक है, बढ़िया सलाह। आखिरी जो सलाह थी ना वो ज़्यादा काम की है, उस पर ज़्यादा अमल करने की ज़रूरत है। लेकिन इस बीच मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, 46,000 का भी आंकड़ा पार कर लिया। और इस बार की जो तेज़ी हुई है और उसमें एक ख़ास बात ये रही कि जब जब डिप्स आए उसको बाय किया गया है, तो कन्विक्शन जो मिड कैप स्टॉक्स पर है वो पूरा का पूरा भरपूर है। मिड कैप में हम शेयर भी जानेंगे गौरांग सर से कि उनको क्या पसंद है, आपको कहाँ दाव लगाना चाहिए 2024 के लिहाज से। लेकिन फटाफट एक काम करते हैं, ट्रेडिंग कॉल समझ लेते हैं और आदित्य को भी शामिल करते हैं। आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए आज आपकी तरफ से कौन से शेयर्स हैं क्लोजिंग शो के लिए? वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, मुझे लगता है निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी जो लेवल पे आ गया है वहां पे थोड़ा बहुत लगार्डनेस है, थोड़ी थकान है, थोड़ा सा एग्जॉशन है। लार्ज कैप्स जैसे कि रिलायंस, आईसीआईसी बैंक, वहां पे आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। तो बाजार में थोड़ा सा ट्रेंड न्यूट्रल टू नेगेटिव बन रहा है, हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग है। तो उसके चलते एक्सिस बैंक में सेल कॉल रहेगा 1095 में, और स्टॉप लॉस रहेगा 1140 और टारगेट रहेगा 1055 से लेके 1000। ठीक है, एक्सिस बैंक, इसमें बिकवाली की रणनीति। आज हम देख रहे हैं कि बाकी के भी जो प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक्स हैं वहां पर कमजोरी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन आदित्य, एक ही शेयर आज के लिए? आज तो साल खत्म हो रहा है, मतलब आज का अकाउंट तो आज ही क्लोज हो जाएगा। कोई और शेयर बताएंगे आप? मैं चाहता हूँ कि लोग आराम से अपना न्यू ईयर मनाए, थोड़ा पार्टी वार्टी करें। मैं नहीं चाहता हूँ कि स्टॉक के बारे में सोचे कि अभी अगले साल में क्या होगा। ठीक है, सभी लोग अभी से पार्टी के मूड में हैं और आदित्य के इस सोच से ना ये साफ भी हो गया है। लेकिन राजेश जी, आपके पास, आप तो वैसे 3 शेयर देते हैं, हम उम्मीद करके चलेंगे कि आप जो इनकी एक की जो कमी है ना उसकी भरपाई आप कर देंगे। बिल्कुल अभिषेक जी, तो मैं 3 ही शेयर दूंगा आज भी। और पहला शेयर रहेगा, पार्टी बनाने के लिए आदित्य जी को फ्लाइट जरूर लेनी होगी, तो इंडिगो का ही शेयर रिकमेंड करूंगा मैं। कि इंडिगो का स्टॉक में देखें जिस तरीके से आज स्ट्रक्चर बना हुआ है और लास्ट 2 दिन का एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद वापस से आज फ्रेश बाइंग एक्शन यहाँ पे बनते हुए दिखे, और जिस तरीके के डेटा यहाँ पे रोल ओवर एक्टिविटी में भी देखने को मिले, हमें लगता है इंडिगो में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिखेगा और बहुत जल्दी ये स्टॉक वापस अपने ऑल टाइम हाई की ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखेगा। तो हमें लगता है इंडिगो को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 3020 3030 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 2915 का। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है गेल का। ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ये स्टॉक ने जिस तरीके से लास्ट सीरीज में एक तेजी का प्रदर्शन किया है, हमें लगता है ये मोमेंटम या पूरे सेक्टर में ही एक अच्छा मोमेंटम है। और जिस तरीके से एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे यहाँ पे ब्रेकआउट हुए हैं, रोल ओवर डेटा भी प्रॉमिसिंग है। यहाँ पे हमें लगता है गेल को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। गेल में अपसाइड के टारगेट 168 170 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 157 का। और जो तीसरा स्टॉक बाय करना है वो मिड कैप बैंकिंग में, प्राइवेट बैंक्स में हमें आरबीएल बैंक यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। आज भी देखें तो बैंक निफ्टी भले नीचे, लेकिन आरबीएल बैंक में भी देखें तो आज भी 3-3.5% के आसपास के तेजी बनी हुई है। ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर स्टॉक का देखें तो जो ब्रेकआउट हमें कंसोलिडेशन का पिछले सीरीज में देखने को मिला था, वो ब्रेकआउट को अभी भी यहाँ पे होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे वीकली चार्ट बने हुए, हमें लगता है आरबीएल बैंक में मोमेंटम यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिखेगा टुवर्ड्स 292 295 की तरफ। तो ये बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 275। ओके सर, 3 शेयर आपने दे दिए। गेल तो खैर हमारा फेवरेट है, हमने कई बार इसके बारे में नोटिस कराया। अब इतनी स्पीड पकड़ चुका है, ज़बरदस्त गैस इसके अंदर आ चुकी है और ये अब नई दिशा की तरफ वापस बढ़ता हुआ दिख रहा है। गेल आपकी लिस्ट में भी है। आरबीएल बैंक ये भी अच्छा शेयर, और इंडिगो हमारी उम्मीद से थोड़ा अलग से शेयर आपने दिया, लेकिन फिर भी इस शेयर पे हम ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो सर के हो गए 3 शेयर, ये हमारे लिए नोटिसेबल है। आगे एक काम करते हैं, ऑप्शन का सौदा भी आपके लिए रख देते हैं। निथिलेश पावस्कर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑप्शंस का ट्रेड बताने के लिए। करते हैं।
निखिलेश जी, कल ही आपने पुट दी थी ना, कल आपने बताई थी ना कि पुट को प्लस करना है। जी सेंसेक्स की वहाँ पे टारगेट आ गया 400 रुपए हाँ, का टारगेट। सेंसेक्स की पुट थी ना, वो उसकी 29 तारीख की एक्सपायरी थी। एक मिनट निखिलेश जी, जी। एक मिनट। जब 29 तारीख वाली जो एक्सपायरी यानी कि आज कट रही होगी वो पुट, तो आज आपकी पुट में कितना प्रॉफिट आ रहा है? आपने कल दिलवाई थी ना पुट, तो 150 पॉइंट का प्रॉफिट आ रहा है सर। 150 पॉइंट का प्रॉफिट। और इसका लॉट कितने का है? ये सेंसेक्स का 30 का लॉट है क्या? नहीं, सेंसेक्स का 10 का लॉट। 10 का लॉट है, ठीक है। तो 10 के लॉट पे 150 रुपये पॉइंट आ रहे हैं, इसका मतलब 1500 रुपया पर पुट आपको बेनिफिट आ रहा है। आपके पास 2 है, 3 है, 4 है, वो आप अपनी कैलकुलेशन डाल दीजिए। रफ में 1500 रुपया आपको मिल रहा है। और सेंसेक्स की अमूमन हम इंडाइसिस में निफ्टी बैंक निफ्टी देखते हैं, बट सेंसेक्स की ऑप्शंस भी एक्टिव रहती हैं। निखिलेश जी ने कल उसकी शुरुआत की है, हम भी कोशिश करेंगे उसके बारे में थोड़ी और जानकारी आपके सामने रखेंगे। निखिलेश जी, अब बताओ आज का ऑप्शन का ट्रेड। अब देखो, आज का ऑप्शंस का ट्रेड में टीवीएस मोटर में अगर हम लोग देखेंगे तो लोअर लेवल से एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमें देखने को मिल रहा है। एक राउंड नंबर के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है 2020 के आसपास, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पुट ऑप्शंस लेना पसंद करेंगे। 2020 का जो पुट ऑप्शन है 57, 58 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ से हम लोग सिर्फ 5 रुपए का स्टॉप लॉस इनिशिएट करेंगे। 52 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें लॉन्ग जाएंगे। पहला जो टारगेट होगा वो 72 रुपीज का होगा और दूसरा जो टारगेट होगा वो 75 रुपीज का टारगेट होगा। ठीक है, तो आपकी जो स्ट्राइक है 2020 है, 20 की स्ट्राइक है। 60 रुपये में रफ में मानता हूँ मिल जाएगा। 75 का आप टारगेट दे रहे हो, 6 रुपये कटेंगे। छोटे स्टॉप लॉसेस दिए हैं काफ़ी आपने, और रकम भी मुनाफे की और नुकसान की छोटी, यानी कि एक्सपेरिमेंटल कॉल है ये। आप चाहें तो एक बार इसका फ़ायदा भी ले सकते हैं। टीवीएस मोटर की 2020 की पुट है। हल्की मुनाफा वसूली होगी तो 5000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। 1400 रुपये का टोटल रिस्क है इसके अंदर बस। तो कल की शानदार इस सेंसेक्स वाली पुट की बधाई, और उम्मीद करते हैं निखिलेश जी आपकी ये पुट भी अच्छे से चल जाए। 10 में से 9 लोग इसलिए नुकसान खाते हैं क्योंकि वो एक तो अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मैटर नहीं करते, और दूसरा स्टॉप लॉसेस को थोड़ा सा अच्छे से मैटर करें। ये जो F&O है ना, ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस हैं, ये एक ही बार में पूरा घर साफ कर देते हैं। तो इसलिए थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करने की ज़रूरत है। इसलिए डिस्क्लोजर हम बार बार चलाते हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आप इसको पढ़ें तो आपको तुरंत ध्यान आ जाए। 65 पॉइंट के नुकसान के साथ अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक शेयर ने, डेरिवेटिव के शेयर ने 20% का सर्किट लगा दिया। उस शेयर का नाम है आइडिया। गौरांग सर, आपसे मैं ज़रा पता करूँगा, अभी ये 15 मिनट के बाद खुल जाएगा क्योंकि अभी बजे है 2:45, तो 15 मिनट बाद इसमें फिर से ट्रेडिंग होगी, लेकिन क्योंकि ये डेरिवेटिव का ट्रेड है इसलिए खुलेगा। लेकिन ये 20% पे अभी तो लॉक है, और 2-4 मिनट पहले हुआ है, तो आप समझ लीजिए करीब 3:10 पे वापस खुलेगा। देखते हैं क्या होता है इसमें अभी। और सर, गौरांग सर, ये वोडाफोन आइडिया को लेकर ना काफ़ी मार्केट में बज़ है कि 23-24 का हो जाएगा। कुछ बज़ ये भी है कि राधा किशन दमानी का नाम भी आ रहा है बीच में कि शायद उन्होंने भी कुछ बाय किया, लेकिन सभी सोर्सेज माउस से है। सर, आपकी कैलकुलेशन, आपकी रीडिंग क्या कहती है वोडाफोन आइडिया पे? के आधार पर उछाल पे बेचने की राय है। ये मार्केट को तो बहुत चीज लगती है, और अभी मैंने कुछ समय पहले ही बताया कि ये जो बातें चलती है ना शेयर बाजार में, व्हाट्सएप पे या फिर जो भी एक्स, ट्विटर वगैरह वगैरह जो भी है, जो विश्वविद्यालय मायना जाते हैं अनधिकृत जानकारी को लेकर के, तो ये सब चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान, और मैं चाहता हूं डिम्पी के एक तीसरी सक्षम मजबूत सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी खड़ी हो जो जियो और भारतीय एयरटेल का मुकाबला कर सके, क्योंकि फिलहाल तो ड्यूपोली है। 5G को लेकर के जो निवेश करना है टेक्नोलॉजी में, उसके ऊपर कोई कारोबारी विस्तार योजनाओं को लेकर के टिप्पणियां नहीं आई है वोडाफोन आइडिया की तरफ से। महीने दर महीने उपभोक्ताओं की संख्या में, लाखों की संख्या में कमी देख रहे हैं आप। तो अगर ऐसी परिस्थिति है तो देखिए, मैं बुनियादी तर्क के आधार पर मापदंड करता हूं, तो लोग क्या कहते हैं उस पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं। मैं तो यही कहूंगा, और बुनियादी तर्क के आधार पर वोडाफोन आइडिया पर हमारी मुनाफा वसूली या फिर बेचने की राय। ऑलराइट, कुछ और स्टॉक्स जो टेक्निकली किस तरह से दिख रहे हैं उन पर भी बात करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ प्रकाश प्रियदर्शी भी जुड़ गए हैं और एक वो एक्सक्लूसिव न्यूज़ लेकर आए हैं। इंटरिम बजट से जुड़ी हुई ये न्यूज़ है, तो रीटिना स्वदेश को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है
उसके मुताबिक सरकार आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सीधे वित्तीय मदद देने पर विचार कर रही है। डिटेल्स एक बार प्रकाश से समझ लेते हैं। प्रकाश, कई सारी वेलफेयर स्कीम सामने आएंगी, अभी कौन सी स्कीम आपके पास, कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है अभी आपके पास? देखिए, आगामी अंतरिम बजट में सरकार विमेन सेंट्रिक स्कीम की घोषणा कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस मसले पर चर्चा की शुरुआत हो गई है। हालांकि जो डिस्कशन है वो काफी इनिशियल स्टेज पर है, लेकिन चर्चा की शुरुआत जो है वो हो गई है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो एलिजिबल विमेन बेनिफिशियरीज होंगी उन्हें डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट का बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आने वाली जो महिलाएं हैं उनको इसका फायदा दिया जा सकता है। सरकार के अंदर इस मसले पर चर्चा की शुरुआत हुई है। हालांकि कोई फाइनल डिसीजन अभी नहीं हुआ है, लेकिन सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस स्कीम का स्ट्रक्चर क्या होगा, जो एनुअल इनकम कितनी होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, साथ ही साथ जो अमाउंट ट्रांसफर किए जाएंगे उसकी साइज क्या हो, इस मसले पर अभी चर्चा चल रही है और कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। इसके अलावा वैसी महिलाएं जिनकी उम्र 21 साल से ज्यादा है और इस तरह की किसी स्कीम में वो कवर नहीं है, उनको इसका फायदा दिया जा सकता है। साथ ही साथ जो दूसरे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स इस स्कीम के हो सकते हैं उस पर चर्चा की जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि कुछ मौजूदा जो स्कीम है क्या उसको नए स्कीम के साथ मर्ज किया जा सकता है, इसकी फिजिबिलिटी भी देखी जा रही है। हालांकि चर्चा की शुरुआत हो गई है, लेकिन फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि बजट के करीब इस पर फैसला लिया जा सकता है। ऑलराइट, नजर बना के रखें। इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपसे लगातार आते रहते हैं और इस वक्त तो वक्त भी ऐसा है जब इंटरिम बजट से कई सारी वेलफेयर स्कीम्स के अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं। एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आप लगातार प्रकाश लाते रहिए। एक और इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को बता दें, क्योंकि 18 हाउस स्वदेश अपने सभी देशवासियों को के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। आज मदरसन सुमी में काफी अच्छी रैली है और ये वो स्टॉक है जो ज्यादा चला भी नहीं है। क्या ऐसे स्टॉक्स पर थोड़ा ध्यान होना चाहिए आदित्य, जिनमें कैचअप होने के ज्यादा रिवॉर्ड, ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं? आप मदरसन सुमी को देखें तो इस साल कुछ ज्यादा बड़ा 40 ने चली भी नहीं है। अब ये जो चलना शुरू हुआ है, क्या यहाँ से इस स्टॉक में एक बार बेट लेनी चाहिए? मदरसन सुमी 61 वाला, संवर्धना मदरसन या 103 वाला? ऑलराइट, करेक्ट। तो पैटर्न बहुत बेहतरीन है और आज वॉल्यूम अच्छी आई है एंड डेफिनेटली ऑटो सेक्टर एक अच्छे ट्रेंड में है, टॉप गियर में है। हीरो मोटोकॉर्प ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। आई थिंक ऑटो एंसिलरी भी बहुत अच्छा ट्रेंड बता रहे हैं, बहुत अच्छा पैटर्न बता रहे हैं। तो संवर्धना मदरसन को बाय कर सकते हैं 102.30 में। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 96 का और इसमें टारगेट बन के आ रहे 108 से लेके 115। तो बुलिश ट्रेंड है, बिल्कुल देखा जा सकता है। 15 रुपए के लक्ष्य संवर्धन मदरसन यानी कि शामिल इसके लिए। लेकिन अब साल चूंकि बीत रहा है तो इस साल की जो अच्छी यादें हैं उनको भी जरा फिर से ताज़ा कर लेते हैं। इस साल रेलवे, डिफेंस और पावर शेयरों के नाम ये साल रहा, हम ये कह सकते हैं। मतलब तोड़ फोड़ तेजी हुई है, कई गुना शेयर चढ़े हैं अपने भाव से। कौन से शेयरों ने मालामाल किया है निवेशकों को, जरा उसका एक रिकैप कर लेते हैं। हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला हमारे साथ हैं। विनी, बताइए। बिल्कुल, ये 3 जो स्पेसिफिक सेक्टर्स है इन्होंने काफ़ी बम्पर रिटर्न दिए हुए हैं इन्वेस्टर्स को। और वहाँ पे बात करें तो पहले तो डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं। क्या टर्न अराउंड देखा है, क्या ग्रोथ देखी है इन डिफेंस की नामों में? जैसे देखें तो HAL 122% रिटर्न दिया हुआ है, भारत डायनामिक्स वहाँ पे भी 81% रिटर्न दिया हुआ है। दूसरे नाम जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, सोलार इंडस्ट्रीज है। तो यहाँ पे भी काफ़ी बम्पर लिस्टिंग आई हुई है, बम्पर रिटर्न्स आए हुए हैं इन सब से भी। और वैल्यूएशंस की बात करें तो अभी भी देखें तो HAL का वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता है कंपेयर टू पारस डिफेंस, जिसने सिर्फ 21% ग्रोथ देखी। उसका वैल्यूएशन FY25 के लिए है 70 टाइम्स, पर HAL का वैल्यूएशन है 30 टाइम्स। तो अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव है HAL। 122% की रिटर्न ऑलरेडी देख ली है जनवरी से। उसके अलावा रेलवे स्टॉक्स की बात करें तो रेलवे स्टॉक्स ने भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखी थी और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हुए हैं। तीतागढ़ रेल, टेक्स मैको रेल,
जुपिटर वैगन, रेलवे विकास निगम, इन सब ने मोर देन डबलिंग दी हुई है रिटर्न्स और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स देखी है इन सब में। और टीटागढ़ रेल की वैल्यूएशन देखिए अभी तो काफ़ी एक्सपेंसिव भी है कंपेयर टू अदर रेलवे स्टॉक्स। तो टीटागढ़ रेल है 43 टाइम्स पे अभी ट्रेड कर रहा है FY25 की पी पे, वाइल इरकॉन इंटरनेशनल जिसने 185% गेन किया हुआ है लास्ट एक साल में, वहाँ पे है अराउंड 15% की वैल्यूएशन, पीई वैल्यूएशन जो कंपेयर करें। पावर स्टॉक्स वो काफ़ी तेज़ी में भी थे ये टाइम, पावर स्टॉक्स PFC, REC, CG पावर, पावर ग्रिड, इन्होंने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हुए हैं। PSU कंपनीज है मेनली जिसमें काफ़ी डिविडेंड भी अच्छे मिले थे REC, PFC के लिए, पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी हुई है स्टॉक प्राइस में। और ये इस तरह अच्छे स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए हुए इन तीनों सेक्टर में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया था तो मोर देन डबल हो चुके होंगे उनके इन्वेस्टमेंट्स अभी। शुक्रिया विनी। तो PFC, REC 3 गुना से ज़्यादा हो गए ये शेयर। रेलवे के तमाम काउंटर्स ने, डिफेंस ने अपना डंका बजाया 2023 में। गौरांग सर, अगर हम तीनों सेक्टर में आपसे पूछें, क्योंकि देखिए जिन्होंने ख़रीदा 2023 की शुरुआत में वो तो खुशियां मना रहे होंगे, 2024 की उनकी पार्टी अच्छी होगी, लेकिन जिन्हें इन शेयरों को देखकर अब मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अभी भी ठीक है, तो वैल्यूएशन वाइज कहीं आपको आकर्षक मौके लग रहे हैं या फिर अब थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि चल बहुत चुके हैं और कहीं दूसरे बेहतर स्पेसेस में नजर डालनी चाहिए? अभिषेक, 30 सेकंड से थोड़ा बहुत ज्यादा समय देना इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। आपको याद होगा आज से 3 या 4 महीने पहले डिफेंस क्षेत्र में बिकवाली आई थी, काफी सारे फंड हाउसेस ने बेच दिए थे। अनुमान ये लगाया जा रहा था कि काफी महंगे हैं, बहुत चल चुके। उस तारीख से आज तारीख तक मेरे ख्याल से कम से कम 15 या 20% ऊपर है। HAL, भारत डायनामिक्स, मजगांव डॉक्स, कोचिन शिपयार्ड, BEL, BHEL, बाकी अन्य जो सुरक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। मैं यहाँ पर 2 और क्षेत्र जोड़ना चाहूंगा क्योंकि जो परिवर्तन डिफेंस में हुआ करीबन 3 या 4 साल पहले जब FDI इन डिफेंस खोला गया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत की जो भी बातें माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने की, वो सिर्फ 2 या 3 साल तक के नहीं है, आने वाले कई साल तक है। हमारी जरूरत है तो ये कंपनियां पूरी करेगी। जहां तक चारों बलों का सवाल है, वो फिर चाहे वायुसेना हो, थल सेना हो, नौसेना हो या फिर सीमा सुरक्षा बल। कहने का तात्पर्य ये है कि स्थानीय मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, एक्सपोर्ट को लेकर के और भी बड़ी अपॉर्चुनिटी, और इसके साथ साथ ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण, ऊर्जा उपकरण और रेलवे से जुड़ी हुई सरकारी कंपनियां और उसके साथ साथ निजी क्षेत्र की कंपनियां। ये 3 क्षेत्र मेरे ख्याल से आने वाले कई सालों तक चर्चा में रहेंगे। ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन के आधार पर नतीजे बेहतर आएंगे और निरंतर री रेटिंग होती जाएगी। बढ़िया है, ये अच्छी राय गौरांग सर की तरफ से। लेकिन एक बार ज़रा ये भी समझ लेते हैं कि 2023 जो है दुनिया भर के बाज़ारों के लिए कैसा रहा है और दुनिया भर के बाज़ारों के मुकाबले हमारे भारतीय बाज़ार का प्रदर्शन कैसा रहा है। इक्विटीज़ में कहाँ पर ज़्यादा तेज़ी रही, कमोडिटी मार्केट रिटर्न कैसे रहे, बिटकॉइन, क्रूड, इसमें कितना पैसा बना है, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी आशीषा जुड़ गई हैं। आशीषा, बताइए आंकड़े किस तरह से रहे 2023 के? जी हाँ, साल का लास्ट ट्रेडिंग डे है तो हमने सोचा देखते हैं मार्केट्स ने कैसे परफॉर्म किया, इंडियन मार्केट्स वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ग्लोबल एसेट क्लासेस में कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो निफ्टी 50 में डॉलर टर्म्स में देखें तो इस साल करीब 19% का रिटर्न्स दिया, और कई ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इंडियन मार्केट्स ने। इमर्जिंग मार्केट हांगकांग की बात करें तो -16% का रिटर्न देखने को मिला इस साल। नैस्डैक जैसे कुछ डेवलप्ड मार्केट्स में अच्छे खासे 44% के सॉलिड रिटर्न्स देखने को मिले। इसके अलावा बाकी एसेट क्लासेस की भी बात करते हैं तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसीज काफ़ी सॉलिड रिटर्न्स दिए हैं। बिटकॉइन की बात करें तो 162% के रिटर्न्स देखने को मिले इस साल। इसके साथ ही साथ गोल्ड में भी अच्छा मुनाफा देखने को मिला इस साल। इनफैक्ट रिकॉर्ड हाइस पे थे इस साल, करीब 14% का रिटर्न गोल्ड ने इस एसेट क्लास ने दिया। इसके अलावा ब्रेंट क्रूड
प्राइसेस काफ़ी वॉलेटाइल रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करें तो करीब करीब 7% का डिक्लाइन देखने को मिला कैलेंडर ईयर 2023 में। बाकी कुछ कमोडिटीज़ की भी बात कर लेते हैं तो नेचुरल गैस के प्राइसेस काफ़ी घटे, 55% का फॉल देखने को मिला नेचुरल गैस के प्राइसेस में। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करते हैं तो निकल के प्राइसेस में 44% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन आयरन ओर के प्राइसेस में करीब करीब 21% की बढ़ोतरी देखने को मिली कैलेंडर ईयर 2023 में। इसके अलावा इंडिया वर्सेस अदर इमर्जिंग मार्केट्स की बात करते हैं तो निफ्टी में 20% का उछाल देखने को मिला, लेकिन बाकी कई इमर्जिंग मार्केट से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला इंडियन मार्केट्स का। चाइना और हांगकांग जैसे मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया है इंडियन मार्केट्स ने, और नैस्डैक, निकाय और डैक्स जैसे इंडस्ट्रीज ने करीब करीब 20% के रिटर्न्स दिए हैं कैलेंडर ईयर 2023 में। इसके अलावा फ्लोस की भी बात कर लेते हैं तो इंडियन इमर्जिंग मार्केट में काफ़ी अच्छे फ्लोज देखने को मिले, करीब करीब $20,100 मिलियन के फ्लोज देखने को मिले इस साल, और काफ़ी अच्छे हैं बाकी इमर्जिंग मार्केट्स के कंपैरिजन में। तो साउथ कोरिया में $9,800 मिलियन के फ्लोज देखने को मिले, ताइवान में $5,800 के। तो इन इमर्जिंग मार्केट से कंपेयर करें तो इंडिया के फ्लोज काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं। तो इंडिया ने अपनी रेजिलियंस दिखाई है अक्रॉस एसेट क्लासेस और अक्रॉस डेवलप्ड और इमर्जिंग मार्केट्स भी। ठीक है आशीषा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये पूरा का पूरा एनालिसिस करके बताने के लिए कि 2023 में कहाँ कहाँ पे बेहतरीन रिटर्न मिले, कौन से देश में और कौन कौन सी करेंसीज में कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश सर, आप छुट्टी पे थे ना, तो हमने ढूंढ ही लिया आपको कि आप छुट्टी पे कहाँ गए थे, अब आपको बताना पड़ेगा। और ये बात भी बताइएगा कि आपने वहाँ पे कैसे एंजॉय किया। एक तस्वीर मेरे हाथ लगी है और ये मैंने वैसे ही, क्योंकि मैं कुछ सर्च कर रहा था तो मैंने आपका ट्विटर हैंडल चेक किया तो मेरे को वहाँ पे तस्वीर दिखी है। ये सर आप कहाँ पे हैं, किस मंदिर के बाहर आप खड़े हुए हैं? मेरे पास एक और तस्वीर भी है, ज़रा मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ज़रा ये बताइए, आप पूरी फैमिली के साथ ही लगता है गए हैं कहीं बाहर आप? जी बिल्कुल डिम्पी जी, ये पूरी फैमिली के साथ हम गुना में हमारा एक तीर्थ स्थान है गोलाकोट करके, आदिनाथ भगवान दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र है, वहां पे गए थे। हर साल अच्छा। हम इसी तरीके से एक फैमिली टूर करते, तो इस बार गुना में हम गए थे। गोलाकोट करके एक तीर्थ स्थान है वहां पे आदिनाथ भगवान का। चलिए बहुत बढ़िया सर, हमारी तरफ से जब भी आप ऐसे किसी धार्मिक स्थल पर जाए ना तो हमारी तरफ से भी प्रणाम कर दिया कीजिएगा। हम तो नहीं जा पाए बिल्कुल, लेकिन आप तो जा सकते हैं, आप जाते भी रहते हैं। बिल्कुल, आप हमेशा रहते हैं और हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो आपका ध्यान बिल्कुल रहता है वहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ऐसी बात करके बिल्कुल मेरे को भाव विभोर कर दिया। खैर अब लगे हाथ ना एक शेयर मेरे को आपसे पता करना, मैं उसके पीछे बिना पूछे आपसे रुक नहीं पाऊंगा। उस शेयर का नाम है बजाज ऑटो। कल परसों ना एक रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि ये 6000 से हम सीधा इसका टारगेट 7200 कर देते हैं, कुछ ऐसा ही था इसका टारगेट, मेरे को यहाँ तक ध्यान है रिपोर्ट का। तो सर उस दिन भी अच्छा चला और आज भी देखो डेज हाई पे बंद कर रहा है, 95 रुपये आज जोड़े और कल कुछ 100-125 रुपये कल भी जोड़े थे इसने। सर अभी और चल सकता है, ये हो जाएगा 7200 का जैन सीरीज के अंदर अंदर ही? एक तो साल 2023 का एक बेहतरीन सेक्टर साबित हुआ है ऑटोमोबाइल। वो हम देखें दो पहिया क्षेत्र में हो या चार पहिया, सभी स्टॉक्स में देखें तो काफी बड़ी तेजी यहाँ पे देखने को मिली। और जिस तरीके से पूरे सेक्टर में एक मोमेंटम बना है, हमें लगता है यहाँ पे रफ्तार अभी भी कंटिन्यू रहेगी। और बजाज ऑटो एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। बिल्कुल हमें लगता है इसके जो नेक्स्ट टारगेट 7200 इवन 7500 तक भी ये रफ्तार बनते हुए दिखेगी। अब हमें लगता है कि जिस तरीके से मारुति ने भी 10,000 के लक्ष्य के ऊपर अब ये ट्रेड करते हुए दिख रहा है, हो सकता है बजाज ऑटो भी आगे आने वाले दिनों में हमें उसी दिशा की तरफ बढ़ता हुए दिखे। तो काफी बड़े ब्रेकआउट यहाँ पे लॉन्ग टर्म चार्ट पे बने, तो जिनके पास भी पोजीशन है बने रहना चाहिए। थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया रखें, छोटे मोटे गिरावट में इसको ऐड करते रहे, 6500 के आसपास के स्टॉप लॉस रखें और अपसाइड में 7200 7500 तक के लक्ष्य हमें लगता है शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। डन सर, आपका वैल्यूएबल एडवाइस हमको मिल गया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर तुरंत लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और अब चलिए बात बार बार ये की जा रही है कि आउटलुक 24 में कौन कौन से सेक्टर्स अच्छे चलेंगे। ऑटो भी वन ऑफ द प्रिफर्ड सेक्टर की बात की जा रही है, लेकिन एक लुक बैक देखते हैं कि 24 में एक्चुअली इस पूरे साल में बड़े ट्रेंड्स क्या रहे। और ऑफ कोर्स दिसंबर के ऑटो सेल्स फिगर्स भी आने हैं। सृष्टि हमारे साथ बनी हुई है, ऑटो को ट्रैक करती हैं, उनसे समझते हैं कि बड़े ट्रेंड्स उन्हें क्या दिख रहे हैं दिसंबर मंथ के लिए। सृष्टि, अक्टूबर नवंबर वहां तो काफी अच्छी फेस्टिव स्पिरिट थी, दिसंबर के सेल्स फिगर्स कैसे दिख रहे हैं और अदरवाइज पूरे ट्रेंड कैसे दिखे आपको 2024 के लिए? तो साल 2023 ऑटो सेक्टर के लिए जबरदस्त रहा, जहां पे हमने देखा कि एसयूवीज की डिमांड थमती हुई नहीं नजर आई, पर हाँ कंपनीज ने कई सारी जो वेटिंग पीरियड्स थे उनको जरूर कम करने की कोशिश करी। और उसके अलावा टू व्हीलर्स का एक मेजर रीबाउंड और एक मूव हमने वहां पे देखा। हालांकि फर्स्ट हाफ में वो थोड़ा सुस्त जरूर थे, पर जो फेस्टिव सेल्स थी वो टू व्हीलर्स में बहुत जान डालती हुई दिखी और टू व्हीलर स्टॉक्स में भी एक तेज दौड़ हमने आती हुई देखी। कमर्शियल व्हीकल्स के लिए ठीक ठाक साल देखने को मिलेंगे, पर ट्रैक्टर डिवीजन के लिए हम देखें तो महीने दर महीने हमने गिरावट ही देखी है। ट्रैक्टर्स और कमर्शियल व्हीकल्स, उम्मीद है कि साल 2024 जो है उनके लिए अच्छा रहेगा। खास तौर से कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, बस सेगमेंट से काफी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। पर अब बात करें दिसंबर महीने की और साल 2024 में किस तरीके के आप आंकड़े देख सकते हैं, तो दिसंबर महीने से कुछ अनुमान लगाए जा रहे हैं कि थोड़ा सा दिसंबर और जनवरी का महीना सुस्त रह सकता है, क्योंकि हिंदू रिलीजन में खरमास लग चुका है और इसके मुताबिक ज़्यादा नई बाइंग्स नहीं होती हैं, थोड़ा हाथ पीछे खींच लेते हैं लोग। इसके चलते जो है बाइंग इतनी ज़बरदस्त नहीं हुई है, पर साथ ही साथ जो कंपनीज की इन्वेंट्री थी पूरा फोकस उस पर था कि इन्वेंट्रीज को कम किया जाए, ताकि जो नए साल से जो नई गाड़ियाँ आएंगी वो दूसरी रिफ्रेशर्स आएँ। और साथ ही साथ कई सारे प्राइस हाइक्स भी होने वाले हैं जनवरी महीने में। कई सारी पैसेंजर व्हीकल्स अपने गाड़ियों के दाम बढ़ा रही हैं, वो ऑलरेडी अनाउंस है। पर दिसंबर महीने में अब आपको बता दें कि कौन से सेगमेंट से क्या उम्मीदें हैं। सबसे पहले आप अगर देखेंगे कि टू व्हीलर सेगमेंट में, तो यहाँ पे सभी कंपनी से अच्छी उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि इस बार टीवीएस मोटर्स थोड़ा एक्सेप्शन जरूर रह सकता है, जहां पे 3 लाख यूनिट्स की हमें उम्मीद है और महीने दर महीने करीब ये 17% की डिक्लाइन होगी। वहीं अगर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में बात करें तो वहां पे भी अच्छी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। हालांकि महीने दर महीने थोड़ा सा मॉडरेशन जरूर है, पर इसमें हम मारुति सुजुकी को देखेंगे तो वहां पे 18% का जो गिरावट जरूर हम देख सकते हैं, क्योंकि प्लांट शटडाउन एक वो करते हैं साल के अंत में, तो उसके चलते एक इम्पैक्ट रहेगा। ट्रैक्टर डिवीजन में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम जैसा आपको बता रहे थे कि जो रेनफॉल है उसका एक डेफिसिट होते हुए दिखा है। कई सारे एरियाज में ठीक तरीके से बारिश नहीं हुई है और इसका इम्पैक्ट आप ट्रैक्टर बिक्री पे भी देखेंगे। और जो दक्षिण भारत है वहां पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता हुआ दिखा है। 20% तक की डिक्लाइन महीने दर महीने हम एस्कॉर्ट्स और एमएनएम में उम्मीद कर रहे हैं। आखिरी में कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो जी हाँ, महीने दर महीने एक बढ़त जरूर है, पर यहाँ पे बस सेगमेंट्स काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है और इन सभी कंपनीज से अच्छे ही आंकड़ों की उम्मीद है। चाहे आप अशोक ले लें, आयशर मोटर्स, VECV या टाटा मोटर्स को देख ले तो यहाँ पे करीब 14 से 26% की हम बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की बिक्री, जो कि लीडर है इस सेगमेंट में, वो सपाट रह सकती है। तो ये कुछ उम्मीदें हैं दिसंबर और आने वाले साल में 2024 से। थैंक्स वेरी मच सृष्टि, ये सब कंपाइल करके लाने के लिए। तो ऑफकोर्स थोड़ा सा जैन में एक सेल्स फिगर्स थोड़ी सी डिप हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द ये जो सेंटिमेंट्स अभी हमें सृष्टि बता रही थी, लेकिन ऑटो फिगर्स पे ज़रूर ध्यान रहेंगे। और इस समय पर जब मंथ के एंड के आसपास ऑटो स्टॉक्स में तेज़ी भी हो जाती है, क्योंकि ऑटो सेल्स फिगर्स भी आनी होती है। बड़े रिटर्न्स इस वक्त टू व्हीलर स्पेस से इस साल बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, इनफैक्ट टीवीएस मोटर जैसे स्टॉक्स ने भी दिए हैं। लार्ज कैप्स में इनफैक्ट पैसेंजर व्हीकल्स के भी कई स्टॉक्स हैं जिनकी यहाँ बात करनी होगी, जिनके अच्छे रिटर्न मिले। लेकिन क्योंकि अब हम वीकेंड के पास है, ये शो मार्केट तो बस 10-12 मिनट में बंद होने वाली है। वीकेंड पे ऑफकोर्स आपके पास न्यू ईयर सेलिब्रेशन तो एक बड़ा इवेंट है ही जिसे ध्यान में रखना है, लेकिन एट द सेम टाइम एंटरटेनमेंट का डोज क्या होना चाहिए। प्रशांत है हमारे साथ स्टूडियो में बने। प्रशांत, इस बार थोड़ा सा हो सकता है जागल, लोग पार्टी करने भी जा सकते हैं बाहर, बिल्कुल हॉलिडेज पे भी जा सकते हैं बाहर, लेकिन जो नहीं गए हैं वो ओटीटी या फिर थिएटर्स पे क्या देखें? बिल्कुल, तो थिएटर में, और यही वजह है कि चूंकि पार्टी मोड में होंगे तो थिएटर में तो अभी ये मान के चलिए कि सालार और डंकी का ही अभी जलवा चलेगा। थिएटर में कुछ नहीं है, ठंडा है माहौल। तो फटाफट से आपके दर्शकों को मैं ओटीटी ऑप्शंस बता देता हूं, क्योंकि बहुत क्वालिटी फिल्में जिसका इंतजार दर्शकों को था वो अब लोगों के सामने होंगी। तो 12th फेल, जी हां, इस साल की सबसे अच्छी, सबसे बढ़िया कंटेंट वाली फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। एक और बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म आप देख सकते हैं
थ्री ऑफ अस, और ये फिल्म आप नेटफ्लिक्स पर जरूर देखिए। मैं हाईली रेकमेंड कर रहा हूं कि थ्री ऑफ अस और 12th फेल ये तो आपको देखना है। तेजस अगर आपने बड़े पर्दे पर मिस कर दी है तो ZEE5 पर भी ये स्ट्रीम हो रही है, इस वक्त आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो अगर आप मनी हाइस्ट के फैन रहे हैं तो उसमें बर्लिन के किरदार पर एक सीरीज शुरू हुई है, बर्लिन का सीजन 1, वो भी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है उनके फैंस के लिए। राजश्री की एक बड़ी प्यारी सी फिल्म बीच में आई थी, हालांकि बहुत ज़्यादा जो है वो थिएटर में दर्शकों का हुजूम नहीं उमड़ा, लेकिन ये ZEE5 पर मौजूद है। अगर आप OTT पे एक साफ सुथरी अच्छी रोमांटिक फिल्म देखना चाहते हैं तो दोनों आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय फिल्म इसके लिए जानी जाती है। एक हटके फिल्म है शास्त्री विरुद्ध शास्त्री, नेटफ्लिक्स पर। यह भी एक अंडरडॉग फिल्म है और वाकई एक कंटेंट वाली जो फिल्में हैं ये हफ्ता उनका कहा जाएगा। प्रियंका, अरे वाह, बहुत सारी आपने लिस्ट बता दी। इनफैक्ट मैंने भी नोट डाउन कर लिया कि मुझे क्या देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत। ठीक है, तो आपके एंटरटेनमेंट के डोज में प्रशांत ने आपने इनपुट्स दे दिए हैं, लेकिन अब क्विकली 10 मिनट बचे हैं मार्केट बंद होने में भी और साल का लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी। क्विकली कुछ BTST ट्रेड्स भी समझ लेते हैं। राजेश, क्विकली कोई एक ऐसा हाई कन्विक्शन ट्रेड जो आप यहाँ से लेके जाएंगे अगले साल तक के लिए? अब तो एक साल की बात हो गई। अगर पूरे साल के लिए स्टॉक लेना है तो यहाँ पे हमें लगता है कि बैंकिंग क्षेत्र में से PNB को हम यहाँ पे अगले साल के लिए, पूरे साल के लिए बाय करके होल्ड रखेंगे। वो स्टॉक हमें काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और हमें लगता है कि PNB में एक अच्छे रिटर्न बनते हुए दिखेंगे अगले साल में। ये एक F&O कैटेगरी का स्टॉक है। और अगर हमें कैश सेगमेंट से चाहिए तो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये स्टॉक का हम अगले साल के लिए बाय करने की सलाह देंगे। हमें लगता है कि LIC इंडिया ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बनेगा और हमें लगता है 1000 प्लस के भी लेवल इसमें आगे आने वाले महीनों में देखने को मिलेंगे। और BTST की बात करें तो अपोलो टायर, जो कि एक भागता हुआ स्टॉक है, टायर की कंपनी है और जिस तरीके से इसमें रफ्तार बनी हुई है, हमें लगता है अपोलो टायर को BTST किया जा सकता है। BTST के टारगेट हमें लगता है जो आ सकते हैं वो करीब होना चाहिए 460, 465 से लेके 470 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 445 का। मेरा मतलब तो यही था कि सोमवार तक के लिए, क्योंकि अब जब सोमवार को मुलाकात होगी, ट्रेडिंग सेशन जब ओपन होगा तो वो नया साल ही हो गया होगा। बट दैट्स ओके, आपने एक साल के लिए भी काउंटर्स में बता दिए। आदित्य, आपके पास भी आपके बेट्स के लिए आएंगे और एक गौरांग से भी उनका खास जो स्टॉक समझेंगे, लेकिन क्विकली वमाक्षी के पास जाते हैं जो अगले हफ्ते कौन कौन से बड़े इवेंट्स है ट्रैक कर रही हैं, उनसे समझते हैं क्यूज क्या है नेक्स्ट वीक के लिए। वमाक्षी जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो कल का पहला जो अगले हफ्ते में अगर हम देखें तो Jan 1 को अगले साल यानी कि 2024 का पहला ट्रेडिंग सेशन होने वाला है और इसी दौरान हमारी नज़र रहेगी ऑटो सेल्स के नंबर्स पर। ऑटो कंपनीज फोकस में रहेंगे। इसके अलावा जेंसॉल इंजीनियरिंग ये काउंटर फोकस में रहेगा क्योंकि ये फंड रेजिंग प्लान्स को कंसिडर करने वाले हैं। और ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स भी फोकस में रहेगा क्योंकि एक स्टॉक को खरीदने का आखिरी दिन है January 1 अगर आपको बोनस इशू के लिए एलिजिबल होना है तो। इसके अलावा काफ़ी सारे अंतर्राष्ट्रीय बाजार है जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, सिंगापुर, ये सारे ही बाजार बंद रहने वाले हैं January 1 को। इसके अलावा January 2 पर अगर हम फोकस करते हैं तो इजी ट्रिप प्लानर्स फोकस में रहेगा। फंड रेजिंग को कंपनी कंसिडर करने वाली है एक बोर्ड की बैठक में। January 3 को जो दिसंबर में हुई थी मीटिंग FOMC की, उसके मिनट्स आने वाले हैं। फेड की तरफ से ये मीटिंग के दौरान क्या कमेंट्री रही है इस पर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। आरती सर्फैक्टेंट्स, अडानी पोर्ट्स, ये दोनों ही काउंटर्स फोकस में रहेंगे क्योंकि ये दोनों ही कंपनीज की बोर्ड की बैठक होने जा रही है फंड रेजिंग प्लान्स को लेकर। GM ब्रूरीज के नतीजे आएंगे January 4 को और इसी के साथ अर्निंग्स सीजन भी किक ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। और January 5 को आखिर में हम फोकस करेंगे नेस्ले पर क्योंकि कंपनी के जो शेयर्स है फेस वैल्यू जिनका है 10 रुपीज़ पर शेयर, वो अब स्प्लिट होंगे 10 अलग अलग शेयर्स में विच विल बी 1 रुपी पर शेयर। तो इसी के चलते नेस्ले इंडिया भी हमारे रेडार पर रहेगा। शुक्रिया वमाक्षी। तो ये तमाम शेयर और तमाम जो इवेंट्स हैं वो फोकस में रहेंगे। गौरांग सर, टाटा मोटर्स की बातचीत चल रही थी और ये शेयर निफ्टी का इकलौता शेयर है जो इस साल डबल हुआ है। अमेजिंग रिटर्न्स, हमने तो 400 के भी नीचे के स्तर देखे और 800 भी देख लिया इसी साल में। लेकिन एक और कंपनी है जो उसकी कॉम्पिटिटर अशोक लेलैंड, हालांकि निफ्टी से अगर तुलना करेंगे तो रिटर्न 20% के आसपास निफ्टी चला है और अशोक लेलैंड में भी 22-23% के आसपास की तेजी हमने इस साल देखी है। 2024 में क्या इससे थोड़ी ज्यादा की उम्मीद करनी चाहिए? क्योंकि बातें अच्छी होती है इसके बारे में, फंडामेंटल्स को लेकर कोई शक नहीं है,
क्या सलाह देंगे आप इसको लेकर? अभिषेक, ज्यादा की परिभाषा शेयर बाजार में कोई सीमा नहीं होती है, ज्यादा सभी को चाहिए होता है। लेकिन हाँ, शेयर बाजार में उसी आधार के हिसाब से अनुशासन के साथ कामकाज करना चाहिए। तो आपने प्रश्न पूछा है तो मैं इसका उत्तर देता हूं अशोक लेलैंड पर, और दो विकल्प जो हमें अच्छे लगते हैं वो भी आपको बताना चाहूंगा। तो ये अंतर इसलिए है अभिषेक, क्योंकि अशोक लेलैंड केवल मात्र कमर्शियल व्हीकल बनाती है, एलसीवी, एमसीवी और एचसीवी। टाटा मोटर्स दूसरी जगह पर एसयूवीज, पीवीज, हाई एंड एसयूवीज, लग्जरी एसयूवीज जेएलआर के रूप में, और कमर्शियल व्हीकल का कारोबार भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी है, डीजल ड्रिवन व्हीकल्स भी है, वगैरह वगैरह। तो पूरा एक पोर्टफोलियो इनके पास, इसलिए ये अंतर आपको दिख रहा है। लेकिन अशोक लेलैंड पर भी दोनों ही के ऊपर खरीदारी गिरा है। अशोक लेलैंड पर हमारा अनुमान है कि 225-230 अभी तक जो नतीजे देखे हैं, और ये जो तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही के नतीजे देखेंगे, उसके पश्चात अगर लक्ष्यांक को ऊपर की तरफ साधना है तो वो साध देंगे। लेकिन फिलहाल 220-230 के लक्ष्यांक है अशोक लेलैंड पर। ऊर्जा वितरीकरण करने वाली कंपनी पावर ग्रिड, मेरे ख्याल से 235-240 के आसपास मौजूदा स्तर। इस साल ही 3 डिविडेंड दिया है, कुल मिलाकर के 15 रुपए का, और एक मेरे ख्याल से बोनस की भी घोषणाएं कर दी थी। ये अच्छी लगती है कंपनी। और इसी क्षेत्र, ये तो ऊर्जा वितरीकरण करने वाली कंपनी होगी, लेकिन ऊर्जा उत्पादन में टाटा पावर मेरे ख्याल से स्तर करीबन 300-350 के आसपास होगा टाटा पावर का। तो जो भी घोषणाएं मैनेजमेंट ने की है टाटा पावर को लेकर के, वो काफी अच्छी लगती है। 330 के आसपास मौजूदा स्तर, शायद ये आपको 450 के तरफ ज्यादा जाता हुआ नजर आएगा। ये जो विकल्प हमने सुझाए हैं अभिषेक, ये बुनियादी तर्क के आधार पर है, तो इसके लिए समय देना, पर्याप्त समय देना आवश्यक होगा लंबी अवधि के लिए। ठीक है, तो ये कुछ शेयर्स जो गौरांग सर को पसंद है। आदित्य, आपसे क्विकली जानना चाहेंगे कि ओएमसीज में आज कमजोरी है, प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईयूसी, सारे शेयर कमजोर हैं। क्या कोई कॉन्ट्रा बिट्स खोजना चाहिए इस गिरावट पर? इसको खरीदारी करने के लिए इस्तेमाल करें या फिर छोड़ दें अभी? देखिए, मैं कहूंगा कि अभी थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज भी है, उसके चलते स्टॉक में थोड़ी गिरावट है। अगर आपका शॉर्ट टर्म नजरिया है तो मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक शानदार तेजी के बाद कल आज स्टॉक बिल्कुल सुस्त है और प्रॉफिट बुकिंग देख रहा है। बट आपका अगर 1-2 महीने का नजरिया है तो आप बेट बना सकते हैं इसमें, 397.65 में बना सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए 336, और आपका टारगेट रहेगा 430 से लेके 440। मैं बहुत बुलिश नहीं हूँ, बट एक पॉजिटिव सेंटिमेंट स्पिल ओवर नेक्स्ट ईयर में देखने को मिल सकता है, तो उस हिसाब से एक कैचअप रैली इसमें आ सकती है। बट ओवरऑल मेरा न्यूट्रल बायस रहेगा इस स्टॉक में। ओके, ठीक है, आपका न्यूट्रल बायस है। खैर 2-2.5 मिनट रह गए बाजार के बंद होने में, और इस बीच हम आपको थोड़ा आज ज़्यादा स्टॉक्स बताने ना चाहते हैं ना आपको पता करने चाहिए। अब शांति से काटिए अपना नया साल, और उसके बाद नए साल में पहुंचकर कुछ बेहतरीन तरीके से हम आपके सामने शेयर्स और रखेंगे। और इस बीच निफ्टी की जो क्लोजिंग मिल रही है वो 42 से 50 पॉइंट के बीच बीच में क्लोज करेगा डाउन में, और ये ज़्यादा नहीं है एथिकली देखा जाए तो। अगर शेकिंग और प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए तो कम से कम 100 पॉइंट होता, तो वो भी नहीं है। ठीक है, बैंक निफ्टी एक बार ज़रा दिखाइए। बैंक निफ्टी भी आपको कुछ ज़्यादा नीचे नहीं दिखेगा, 235 पॉइंट है, और एक्चुअली में ये भी शेकिंग होती तो 48,000 के आसपास ये भी दिखता है, यानी कि 200-250 पॉइंट और नीचे आना चाहिए था इसको भी। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अभी ना ही शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन, ना ही लॉन्ग करने की अभी फ़िलहाल कोई जल्दबाजी। बिल्कुल शांत अवस्था में आप आराम से जनवरी मंथ को एंजॉय कीजिएगा। पहले 5-7 दिन तो डायरेक्शन देखने में ही निकल जाएंगे, ठीक, उसके बाद देख लेंगे। और अगर 100-150 पॉइंट छूट भी जाए ना तो कहीं कोई छूटा नहीं जा रहा, ऐसा मार्केट के बथेरे मौके हैं। यही 18,700 पे भी मौके थे, फिर 19,000 पे भी मौके आए, 20 पे भी आए, 21 पे भी आए, हो सकता है आगे भी भविष्य में मिले। तो इसलिए बाजार कहीं नहीं भागा जा रहा, ऊपर नीचे दोनों वालों को फल ज़रूर मिलेगा। खैर, कंजम्पशन के शेयर आज थोड़ा लीड कर रहे हैं, और इनफैक्ट मैं बोलूँगा आज टाटा ग्रुप के शेयर्स ने दबदबा अपना दिखाया स्क्रीन पर। टाटा मोटर्स और टाटा कंज्यूमर्स दोनों ही आज अच्छे बंद हुए हैं। इसके अलावा आज आइडिया का दिन था।
आज वोडाफोन आइडिया ने कमाल करके दिखाया और 20% तक की बढ़त आज इसने दिखाई है, एक ही दिन में चला। ओलेक्ट्रा ग्रीन ये भी चलने वाले शेयरों में से बना और इंडस टावर भी आज बेहतरीन शेयर था जो कि चलने वाला था। सन फार्मा की एक रिसर्च कंपनी है स्पार्क के नाम से, वो भी काफ़ी अच्छे से आज बंद हुई है। बड़े शेयरों में तो टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, एक 4 व्हीलर और एक 2 व्हीलर की कंपनीज ने ऑटो का पहले ही समा बांध दिया और अभी तो इनके सेल्स के नंबर आएंगे 1 तारीख को, तो उससे पहले ही थोड़ा चले हैं। कंजम्पशन में टाटा कंज्यूमर्स जैसे मैंने शुरुआत में बताया और एक नेस्ले नाम की कंपनी है, इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम आते हुए दिखा। ब्रिटानिया भी अपने साल के हाई पे आज क्लोज करने की तैयारी कर रहा है। आज जो जिनकी रिलेटिविटी थोड़ी या कमज़ोरी दिखने को मिली या फिर दबाव था, उसमें ICICI बैंक, SBI, TCS ये कुछ एक बड़े शेयर्स थे जिन्होंने आज दबाव बनाया। एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से कोई बहुत ख़राब नहीं है, 1100-1200 शेयर के आसपास एडवांसेस हैं और डिक्लाइंस भी करीब 1100 है। अगर शेकिंग होनी ही थी तो शेक होते होते करीब आप 500-600 शेयर ही रह जाते आपके एडवांसेस में, लेकिन ऐसा हो ना पाया। इसलिए बाज़ार के अंदर अभी आप शांत अवस्था में इस सीरीज़ को क्लोज होता देख रहे हैं, इस मंथ को क्लोज होता देख रहे हैं, इस ईयर को क्लोज होता देख रहे हैं। जैन सीरीज़ में यानी कि 2nd डे में और जनवरी के 1 तारीख को आपसे वापस मुलाकात होगी। ये सब चीज़ हम आपके सामने फिर से रखेंगे। मेरे को, अभिषेक को, प्रियंका को आप इजाज़त दे सकते हैं। गौरांग सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नए साल की आपको बहुत शुभकामनाएं। आदित्य हमारी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं और राजेश जी आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नया साल शुभ हो और आपकी शुभता हमारे तक भी पहुँचती जाए। फिलहाल हम तीनों को इजाज़त दे सकते हैं। नमस्कार।